स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट और उससे बड़ा क्वेश्चन आता है, उसको डिटेल पढ़ाया जाता है जिसमें आपको सबूत दिया जाता है कि क्यों हम मानते हैं कि केमिकल एवोल्यूशन पॉसिबल है। ठीक है, तो स्टैनले मिलर ने लैब में उस एनवायरनमेंट की, प्रिमिटिव अर्थ के एनवायरनमेंट को सिमुलेट किया, उस समय के कंडीशन को बनाया और अपने एक्सपेरिमेंट में वही एटमॉस्फेरिक गैसों का कंपोजिशन लिया जो प्रिमिटिव अर्थ के एनवायरनमेंट में थी। और एक्सपेरिमेंट को जब उसने कई दिनों तक करता रहा तो लास्ट में जो उसके सैंपल मिले, उस सैंपल में उसे बायोमॉलिक्यूल के ट्रेसेज मिले। एक बार बायोमॉलिक्यूल मिलने का मतलब क्या था कि वहाँ पे अगर छोड़ दिया जाता तो कोई न कोई मेटाबॉलिक रिएक्शन उनके बीच शुरू हो जाती, यानी कि लाइफ का रिएक्शन तो उसने स्टार्ट करवा दिया। समझे इस बात को? यानी कि उसने केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी को प्रूव कर दिया। इसी वजह से मॉडर्न सिंथेटिक थ्योरी में ये माना जाता है कि ओरिजिन ऑफ लाइफ अर्थ पे हुई, लेकिन प्रिमिटिव अर्थ के एनवायरनमेंट में हुई, जब हमारे अर्थ का एनवायरनमेंट रिड्यूसिंग था, स्टेबल था और यहाँ सोर्स ऑफ एनर्जी इतना थे कि यहाँ पे जो है लाइफ के मॉलिक्यूल जो है, बायोमॉलिक्यूल का एवोल्यूशन हुआ और उससे फिर जो है लाइफ के रिएक्शन स्टार्ट हुए, यानी ए बायोजेनेसिस। तो आज की डेट में आप क्या बोलेंगे? ओरिजिन ऑफ लाइफ किस थ्योरी से आज जो प्रूफ होता है? ए बायोजेनेसिस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि ए बायोजेनेसिस ही वो मेथड है जिसके थ्रू लाइफ जो है हमारी अर्थ पे सस्टेन करती है। अब यहाँ देखेंगे एक चीज को, मैं इसे भी खत्म ही कर देता हूँ कि स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट क्या है। देखो, ये जो प्रपोजल अभी हमने पढ़े ना थ्योरी में, इसी को आपके बुक में एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को आपको ध्यान देना है, यही पूछा जाता है आपको एग्जाम में। डायग्राम को समझना जरूरी है, ठीक है, रट्टा नहीं। इसे समझोगे नहीं तो आंसर नहीं कर पाओगे। 1 मिनट। देखो, इसने लैब में एक सिमुलेशन किया। इसमें इसने क्या बनाया कि देखो, मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूं। देखिए, ये डायग्राम आपके काम लायक हो गया। देखो, ये जो है इस तरीके से उसने लैब में सिमुलेट किया। सिमुलेट करने का मतलब है कि उसने वही कंडीशन बनाई जो उसके थ्योरी में थी। जैसे थ्योरी का कंडीशन ये था कि उस समय के एनवायरनमेंट में ये 4 कंपोनेंट थे। ठीक है, उस समय के एनवायरनमेंट में ये 4 कंपोनेंट थे। वो 4 कंपोनेंट क्या हैं?
रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में देखो, ये रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में वो गैसेज हैं, ये 4 कंपोनेंट क्या हैं यहाँ पे जो है मीथेन है, अमोनिया है, वाटर है और हाइड्रोजन है। और ये 2 इलेक्ट्रोड इसने लगाया, इन इलेक्ट्रोड से ये जो है यूवी रेडिएशन को दे रहा था, ठीक है। इनसे जो आर्क बन रहा था उससे यूवी रेडिएशन मिल रहा था। प्रिमिटिव अर्थ के एनवायरनमेंट में भी आपको बताया गया था कि ओजोन लेयर नहीं थी तो यूवी रेडिएशन मिल रहा था कॉन्टिन्यूअस। इसके साथ साथ यहाँ देखो एक फ्लास्क में इसने इन चीज़ों को सॉल्यूशन के फॉर्म में लिया वाटर के अंदर, जिसमें ये इसे बॉयल कर रहा था वाटर वेपर को। ये एक्चुअल में उस समय के ओशियंस को दिखा रहा था। प्रिमिटिव अर्थ पे जैसा मैंने आपको बताया था, उस समय अर्थ पे जो बड़े ओशियन थे और इसका जो टेम्परेचर था ना, ये बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा था। ये एक्चुअल में वोल्केनो के सोर्स ऑफ एनर्जी को दिखा रहा है, यानी जियो सोर्स ऑफ एनर्जी। प्रिमिटिव अर्थ पे जो एनवायरनमेंट था उस पे जो है बड़े बड़े वोल्केनो थे और इन वोल्केनो से लगातार जो है मैग्मा जो लावा है वो निकल रहा था और हीट निकल रहा था और वो हीट लगातार एनवायरनमेंट में मिक्स हो रहा था। जो ऊपर ओशियन का पानी था वो ओशियन का पानी इससे बॉयल होता रहता था और ये बॉयल होके ये ऊपर जाता था ये सारा पानी, और ऊपर ये बादलों के फॉर्म में इस तरीके से कंडेंस होता था और फिर टोरेंट्रियल रेन के थ्रू ये सब जो है बारिश के फॉर्म में नीचे आता था। तो ये कंडीशन प्रिमिटिव अर्थ पे बनी हुई थी कि अर्थ पे बहुत सारे बड़े बड़े वोल्केनो थे, क्योंकि अर्थ का कोर स्टेबल नहीं था तो लगातार ये वोल्केनो आग उगल रहे थे या हीट को निकाल रहे थे, जियो थर्मल हीट को, और उसकी वजह से लगातार इवेपोरेशन हो रहा था और जो वाटर वेपर कंडेंस होके नीचे गिर रही थी तो इसे टोरेंटियल रेन का फॉर्मेशन हो रहा था। इस चीज़ को यहाँ कैसे सिमुलेट किया गया देखो, ये वास्क में ये वाटर लिया गया, ये फ्लास्क में इसे प्रिमिटिव ओशियन की तरह रखा गया है। इस सोर्स ये बर्नर को वोल्केनो की तरह यूज किया गया जिससे इसे गर्म किया जा रहा है, यहाँ से वाटर वेपर बन रही है। इस माहौल में से ऑक्सीजन को हटाने के लिए वैक्यूम पंप लगाया गया ताकि सब रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट में हो। तो ये वाटर वेपर यहाँ से गर्म होके जा रही हैं और जब ये बाहर यहाँ इस फ्लास्क में पहुँच रही हैं, इस स्पार्क फ्लास्क में, तो यहाँ यूवी रेज जो है इलेक्ट्रोड के थ्रू स्पार्क करवाया जा रहा है जिससे यूवी रेडिएशन मिले। इन बादलों में जो बिजली जो यहाँ स्पार्क होता था बादलों के अंदर, उस समय ठंडर उससे जो है यूवी प्रोड्यूस होती थी और उसके साथ साथ जो सन से डायरेक्ट जो है यूवी रेडिएशन आ रही थी। तो उन दोनों सोर्स को यहाँ इलेक्ट्रोड के थ्रू यूवी रेडिएशन प्रोवाइड किया जा रहा है। अब इसके वजह से इन सब के बीच केमिकल रिएक्शन हुआ और केमिकल रिएक्शन के बाद ये गैसेज जो है इन्हें इस कंडेंसर से गुजारा जाता है। कंडेंसर उस माहौल को दिखा रहा है जैसा यहाँ बादलों में है, यानी कि वो ठंडा होके लिक्विफाई हो रहा है और जब वो लिक्विफाई होके यहाँ नीचे गिर रहा है तो इसमें से ये जो लिक्विफाई होके नीचे गिर रहा है तो इसे वापस यहाँ पंप कर दिया जा रहा है और फिर से ये बॉयल करके और फिर से इस पूरे प्रोसेस को रिपीट किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि बर्नर किसको दिखा रहा है, उस समय के जो वोल्केनो थी, जो जियोथर्मल थी, इसमें जो पानी है वो उस समय के ओशियन वाटर को दिखा रहा है। गैस चैम्बर में ये कंपोजिशन रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट को दिखा रहा है और ये इलेक्ट्रोड उस समय का यूवी रेडिएशन सोर्स को, और कंडेंसर उस समय के टोरेंटियल रेन को दिखा रहा है। तो ये इस चीज़ को जब इसने कई बार किया और लास्ट में सैंपल कलेक्ट किया तो यहाँ पे उसे बायोमॉलिक्यूल मिल गए। अब सोचो कि ये जो रिएक्शन उसने परफॉर्म करवाए, स्टैनले मिलर जो है वो न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, शिकागो यूनिवर्सिटी में था, तो ये रिएक्शन तो उसने कुछ महीनों तक परफॉर्म किए थे इस सेटअप को और उसे बायोमॉलिक्यूल मिल गए थे। प्रिमिटिव अर्थ पे ये सारी कंडीशन मिलियंस ऑफ ईयर तक रही। 4.6 बिलियन ईयर एगो अर्थ का फॉर्मेशन हुआ और 500 मिलियन लगे जब पहली बार लाइफ हुआ। यानी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि 500 सालों तक सिर्फ यही काम होता रहा। लगातार बारिश होती थी, बारिश नीचे गिरती थी
अभी भी अर्थ का टेम्परेचर ज़्यादा था तो फिर से हैवी इवेपोरेशन होता था और फिर से वो बारिश होती थी। ये तब तक हुआ जब तक अर्थ के सरफेस का टेम्परेचर 100 डिग्री से कम नहीं हो गया, क्योंकि जब टेम्परेचर 100 डिग्री से कम होने लगा तो जो वाटर है वो स्टेबल होने लगे लिक्विड फॉर्म में, और इसके बाद जो है हमारे ओशियन जो है यानी हमारा हाइड्रोस्फीयर पूरी तरीके से आज के फॉर्म में धीरे धीरे ठंडा होने लगा। और उन ओशियन में इस कंडीशन में क्या हो गया कि पूरा ओशियन इन बायोमॉलिक्यूल से भर गया, तो उसको एक साइंटिस्ट ने बोला है हार्ड डाइल्यूट सूप ऑफ द न्यूट्रिएंट, यानी जो प्रिमिटिव ओशियन था उसमें ये न्यूट्रिएंट बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड ये सब डिजॉल्व पड़े थे। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग यही माना जाता है ना कि उसमें पहले बायोमॉलिक्यूल आए, तो बायोमॉलिक्यूल कैसे आए ये कहानी सुना दी गई, उसको एक्सपेरिमेंट करके दिखा दिया गया, एविडेंस है। तो कहानी के पास अगर एविडेंस है तो वो एक साइंटिफिक नॉलेज है, और उससे ये माना गया कि जब वो बायोमॉलिक्यूल बन गए तो उन बायोमॉलिक्यूल के बीच इंटरेक्शन होने लगा, यानी प्रिमिटिव अर्थ में जो ओपन ओशियन था उस ओशियन के अंदर ही, वो जो ओशियन थे उसके अंदर ही फ्री मेटाबॉलिक रिएक्शन होने लगे। एक्चुअल में उसी समय हमें इसके भी सबूत मिले हैं, जो आज के वायरस हैं वो उस समय के फ्री जीन थे जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे थे। अगर आपने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ जेनेटिक्स पढ़ रखी होगी तो आप समझते होंगे कि मेटाबॉलिज्म पर अल्टीमेटली कंट्रोल जीन करता है। कैसे? ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसलेशन होता है, उससे पॉलीपेप्टाइड बनती है, पॉलीपेप्टाइड एंजाइम होती है और एंजाइम मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करती है। तो ये जो एंजाइम है इसमें आपने पढ़ रखा होगा कि जो आरएनए मॉलिक्यूल है वो भी कभी कभी एंजाइम की तरह काम करते हैं, उसका कैटालिटिक रोल होता है जिसे हम बोलते हैं राइबोजाइम। तो उस ओपन ओशियन में कुछ शुरुआती न्यूक्लिक एसिड बने होंगे जो एक्चुअल में जीन और एंजाइम दोनों की तरह काम किए होंगे, और उन्होंने केमिकल रिएक्शन को शुरू किया होगा। इसीलिए बोला जाता है ना कि आरएनए मॉलिक्यूल पहले आया और डीएनए मॉलिक्यूल बाद में बना, और उस ओशियन में रैंडमली रिएक्शंस होने लगे, और ऐसा भी मिलियंस ऑफ ईयर तक चलता रहा। लेकिन अभी हमारी जो कहानी है उस कहानी में मेन टॉपिक क्या था कि ओरिजिन ऑफ द लाइफ कैसे हुआ। ओरिजिन ऑफ लाइफ जो है उसके लिए प्रिमिटिव अर्थ में केमिकल रिएक्शन थे जिनसे बायोमॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हुआ, जो उस समय के प्रिमिटिव एनवायरनमेंट में इस प्रोसेस को स्टार्ट किए। तो इस वजह से इस प्रोसेस में आप देखो कि लिविंग से हम लाइफ को नहीं बना रहे हैं, तो इसी वजह से इसे हम क्या बोलते हैं, एबायोजेनेसिस। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अब आप समझ पाए होंगे कि क्या है केमिकल थ्योरी या केमिकल एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ। ठीक है, अब आप इसका जो शुरुआती पेज पढ़ेंगे तो वो स्टोरी जो लिखी हुई हैं उनका सेंस आपको मिलने लगेगा। तो फिलहाल आज के लिए इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट टॉपिक आपको अगली क्लास में बताएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।